कभी कभी ना इतिहास में कुछ पल इतने छोटे होते हैं लेकिन उनका असर सदियों तक रहता है। आज हम भारत के ऐसे ही एक दौर की बात करेंगे जब सिर्फ 11 महीने की एक सरकार ने आने वाले 30 सालों की पूरी राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। तुम मुझे क्या खरीदोगे? मैं बिल्कुल मुफ्त हूँ। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह का तेवर था। और यही वो तेवर था जो बहुत जल्द भारतीय राजनीति में एक भूचाल लाने वाला था। अब इस कहानी का जो हीरो है ना, वो कोई बाहर का नहीं था, बल्कि सत्ता के गलियारों का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो उसी ताकतवर सरकार का हिस्सा थे जिसकी जड़ें हिलाने के लिए उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सिंह ने ये लड़ाई सरकार के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही छेड़ी। पहले वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े लोगों के विदेशी बैंक खातों की जांच शुरू करवा दी, और फिर जब वो रक्षा मंत्री बने तो उनका टकराव सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हो गया, खासकर बोफोर्स तोप सौदे को लेकर। देखिए, वीपी सिंह ने जो किया, उसने भारतीय चुनावों का पूरा मिजाज ही बदल दिया। ये पहली बार था 1989 में जब पूरा का पूरा चुनाव किसी और मुद्दे पर नहीं बल्कि सरकार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर लड़ा गया। ये पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो ये सब हो तो रहा था, लेकिन उस वक्त का सियासी माहौल कैसा था? चलिए उससे समझते हैं। भारत अब एक पार्टी के दबदबे वाले दौर से निकलकर एक बहुत ही पेचीदा राजनीतिक दौर में कदम रख रहा था। जरा सोचकर देखिए, दशकों तक भारतीय राजनीति मतलब कांग्रेस पार्टी एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह, लेकिन 80 के दशक के आखिर तक इस पेड़ की जड़ें कमजोर पड़ रही थीं और राजनीति में कई नई छोटी छोटी क्षेत्रीय और जाति आधारित पार्टियां उगने लगी थीं। वीपी सिंह ने इसी बिखरते हुए माहौल में अपना मौका देखा और 1989 के नतीजों ने इस नई हकीकत पर कह लीजिए पक्की मुहर लगा दी। किसी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो थी, पर सरकार बनाने से दूर थी। तब वीपी सिंह ने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब सोचिए जरा, एक तरफ राइट विंग बीजेपी, दूसरी तरफ लेफ्ट फ्रंट, और दोनों मिलकर एक सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। ये सरकार शुरू से ही एक बेहद नाजुक धागे से बंधी हुई, और इसी नाजुक सी खींचतान वाली सरकार के प्रधानमंत्री बनते ही वीपी सिंह ने एक ऐसा दाव चला जो उनके छोटे से कार्यकाल का सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद और सबसे दूर तक असर डालने वाला फैसला साबित हुआ। ये है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। ये कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं था, ये तो 1980 से ही सरकार की अलमारियों में बंद थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की थी। ये 10 साल से धूल खा रही थी। इस रिपोर्ट का जो सार था, जो इसकी आत्मा थी, वो इस एक लाइन में छिपी थी। इसका सीधा सा तर्क था कि अगर सच्ची बराबरी लानी है तो उन लोगों को खास मौके देने ही होंगे जो सदियों से पीछे छूट गए हैं। तो फिर इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी, सबसे धमाके वाली सिफारिश क्या थी? वो थी ये 27%। केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज के लिए 27% का आरक्षण। ओबीसी में वो जातियां थीं जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ी तो थीं, पर एससी या एसटी कैटेगरी में नहीं आती थी। और अगस्त 1990 में वीपी सिंह ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। बस ये फैसला आना था और मानो एक पॉलिटिकल एटम बॉम्ब फट गया। इस एक फैसले ने समाज को सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट दिया। आलोचकों ने कहा ये वीपी सिंह का अपनी कुर्सी बचाने का खेल है, जबकि समर्थकों ने इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जीत बताया। मंडल ने जो लहर पैदा की थी, उसने अपने जवाब में एक और तूफान खड़ा कर दिया, और इस तूफान को नाम मिला कमंडल की राजनीति। देश की सड़कों पर सचमुच आग लग चुकी थी। मंडल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे, और उधर वीपी सिंह को सपोर्ट कर रही बीजेपी को लगा कि मंडल की जाति वाली राजनीति उनकी पकड़ कमजोर कर रही है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कमंडल से। कमंडल जो राम मंदिर आंदोलन और धार्मिक पहचान की राजनीति का प्रतीक बन गया। ये सीधी सीधी मंडल की जाति वाली पॉलिटिक्स को कमंडल की धर्म वाली पॉलिटिक्स से काटने की कोशिश। तो अब मैदान में दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ मंडल, दूसरी तरफ कमंडल। और नतीजा ये हुआ कि सरकार का गिरना तय हो गया। और जरा देखें कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 7 अगस्त को मंडल लागू हुआ। जवाब में 25 सितंबर को बीजेपी नेता आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू कर दी। 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। बस यही वो पल था। कुछ ही दिनों बाद 10 नवंबर को बीजेपी ने समर्थन वापस खींच लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। सिर्फ 3 महीने, सब कुछ बिखर गया। कुल मिलाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहे सिर्फ 11 महीने। भारतीय राजनीति का एक ऐसा तूफानी दौर जो जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सरकार तो गिर गई,
पर वीपी सिंह ने जो चिंगारी लगाई थी वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बनने वाली थी। वीपी सिंह के फैसलों ने भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल डाला। एक पार्टी के बहुमत का दौर खत्म हो गया और दशकों तक गठबंधन सरकारों का दौर चलता रहा। जाति यानी कास्ट पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गई और इसी नई राजनीति से मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं का जन्म हुआ। इस पूरे दौर पर वीपी सिंह खुद क्या सोचते थे, उनके अपने शब्द शायद सबसे अच्छी तरह बताते हैं। उनका मानना था कि भले ही उनकी सरकार चली गई पर उन्होंने वो गोल कर दिया जो देश के लिए जरूरी था। तो सवाल आखिर में यही बचता है, सरकार तो 11 महीने में चली गई, पर क्या उन 11 महीनों के फैसलों ने ही भारत की अगले 30 साल की राजनीति की कहानी लिख दी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।